Hello student, good morning. How are you? Today's my topic is class 6 history. My name is Manisha. I am from NCMS Jhabua and today's my topic is history class 6 chapter 8 Ashoka the emperor who gave up war. Okay? अशोका के बारे में हम बताएंगे आपको। इसमें अशोका द ग्रेट जो बोलते हैं ना, अशोका जिसका एक एम्बलम था नोट के ऊपर, आपने देखा ना 3 सिंहों वाला, तो वो अशोका ने ही करवाया था। फर्स्ट टाइम गिविंग इंट्रोडक्शन, एम्पायर एंड डायनेस्टी, rise of Maurya Empire, Ashoka the Great, War of Kalinga and Ashoka's inscriptions, Ashoka's Dhamma and his message for the future generation of Indian civilization, elsewhere the Great Wall of China. चाइना वालों ने बहुत बड़ी दीवार बनाई थी जिसको चीन की दीवार भी बोलते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे अब इसमें। तो फर्स्ट, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंसेस है। एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर्स are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. एम्परर्स जो रहते हैं वो राजा जो रहते हैं, छोटे छोटे राजा रहते हैं, और एम्पायर्स बहुत बड़े रहते हैं और उनको बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत रहती है। जितना बड़ा एम्पायर होगा उतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत रहेगी। They also need a large number of officials who collected taxes. और फिर वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो राजा लोग रहते थे वो ऑफिशियल मतलब वर्कर रखते थे जो लोगों से टैक्स ले सके। डायनेस्टी, डायनेस्टी का मीन्स क्या होता है, वंश। वंश मतलब एक राजा बना है तो उसका बेटा अगली राजगद्दी लेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में तो राजा बनता, फिर कोई अच्छा दिखता शासक तो अच्छा इंटेलिजेंट बन तो फिर उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन ये डायनेस्टी में ऐसा होता है कि एक राजा के बाद उसका पुत्र को राजा बनाया जाता है। तो when number of the same family becomes rulers one after another, then the family is called a dynasty. मैंने बताया ना अभी, एक राजा के बाद उसका बेटा राजगद्दी लेता था, फिर उसका बेटा राजगद्दी लेता था, तो डायनेस्टी मीन्स वंश। द मौर्य डायनेस्टी वाज विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। और मौर्य डायनेस्टी अपन इसमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें 3 पावरफुल एम्परर रहे हैं। तो फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य आप सीरियल देखते होंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पावरफुल तो चंद्रगुप्त था। ही वाज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इसने मौर्य डायनेस्टी का वो करा था, फाउंडर। हिज सन, और इसका बेटा कौन था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा। कौन था, बिंदुसारा। और बिंदुसारा का बेटा जो था अशोका था। बिंदुसारा ने भी, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा ने भी पूरा एम्पायर संभाला, क्योंकि वो उनके पिताजी से उसको बहुत बड़ा एम्पायर मिला था। मगध तक उन्होंने शासन किया, मगध में ही उनका वो था, गढ़ था जिसको बोलते। और उसके बाद उनका बेटा बना अशोक। A very big kingdom and empire. The lions that we see on our notes and coins have a long हिस्टोरी। आपने देखा है 3 सिंहों वाला नोट जो रहता है ना, नोट पे जो रहता है वो अशोका ने ही वो करा था। दे आर कॉल्ड द लायन कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, लायन कैपिटल बोलते हैं। carved in stones and placed on the top of massive stone pillar at सारनाथ, that was the emblem of Ashoka's empire. अशोका के शासन में वो सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट किया था, वहाँ पे इन्होंने सारनाथ में वो 3 सिंहों वाला, 3 सिंह नहीं, वो एक पीछे की तरफ भी है, 4 सिंह हैं, तो वो बनाया था, पिलर बनाया था, उस पे ऊपर एक ऐसा स्टेचू बनाया था। तो इस स्टेचू का वो है डायग्राम। अशोका was one of the greatest ruler of history and on his instruction were carved and on pillar as well as on rock surface. अशोका ने बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में रॉक्स पे लिखवाया था, इंस्क्रिप्ट कराया, मतलब लिखना, पत्थरों में खुदाई कर करके उन्होंने लिखवाया। मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता था, पत्तों पे जो लिखा जाता है, और ऐसा, और इंस्क्रिप्शन में खुदाई करके जो लिखवाया जाता है दीवारों पे, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते। तो उन्होंने बहुत सारे चट्टानों पे, पिलर्स पे बहुत चीजें, ज्ञान की, धर्म की चीजें लिखवाई। द मौर्यन एम्पायर, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर
Chandragupta Maurya. More than 2300 years ago, Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya और कौटिल्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोका के दादाजी थे और इनका एम्पायर बहुत फैला हुआ था और इनके एक गुरु थे जो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी राजनीति बहुत पावरफुल थी, उन्होंने बहुत कुछ चंद्रगुप्त को सिखाया था। तो मेनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज वेर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र, और ये सब उनकी राजनीति और उनकी नीति के बारे में अर्थशास्त्र करके एक बुक है, उसमें पूरा उनकी राजनीति लिखी गई, जिसको चाणक्य नीति भी बोलते हैं। There were several cities of the empire. This include the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब इनका एम्पायर बहुत फैला हुआ था तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा ये बना दिए, 8 सिटी कैपिटल बनाई। तो उसमें कौन कौन सी सिटी थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। Takshashila was the gateway of the north side including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. तक्षशिला जो था गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में था, सेंट्रल एशिया भी था में होते हुए उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ साउथ इंडिया। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन द सिटी। अब ये सिटी में कौन कौन लोग रहते थे, तो व्यापारी लोग और जो राजा के वर्कर्स लोग रहते थे। राजा अपने वर्कर्स को रखते थे वहाँ पे उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसके निगरानी करने के लिए, और उनके ऊपर भी जासूस रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वेयर विलेजेस, फार्मर्स एंड हर्डर। और बड़ी बड़ी सिटी की बात, गाँव भी रहते थे। गाँव में कौन रहते थे, किसान्स एंड हर्डर, जो जानवर पालते थे वो। In central India where forest, where people gathered forest produce and hunted animal, and central India में फॉरेस्ट थे, जंगल थे, तो जंगल के लोग भी क्या करते थे, अपना खुद सब मिलके खाना इकट्ठा करते थे और मिलजुल के रहते थे। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो भी राजा को दिया जाता था, जिसमें हनी था, गम था और भी जंगली दवाइयों का था, सब ये कहाँ दिया जाता था, राजा को दिया जाता। और ये जानवरों का भी शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके मारकर खाते थे, हंटेड एनिमल। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, मतलब एम्पायर रूलिंग द एम्पायर मतलब बहुत बड़ा राज शासन था। तो डिफरेंट्स वेयर डिफरेंटली दे वर अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्र था तो इन्होंने अपने अंडर में कर रखा था, पाटलिपुत्र के आसपास जितने भी एरिया था तो शासन जो एम्परर था उन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा था। ऑफिशियल वेयर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा। ऑफिशियल मतलब जिन्होंने अपने राजा ने अपने वर्कर्स जो रखे थे तो वो क्या टैक्स कलेक्ट करते थे, तो वो सभी से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उसमें कौन कौन थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर, दिस ऑफिशियल्स वेर गिवन सैलरीज। और ऑफिशियल अगर लोग टैक्स नहीं देते थे, अगर गलत काम कर रहे तो उनको पनिश भी करते थे जो वर्कर लोग थे, और इनको राजा के द्वारा सैलरी दी जाती थी ऑफिशियल्स को। There were other areas of province. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। और ये जो प्रोविंसेस थे ये उज्जैन और कैपिटल में तक्षशिला, जिसको उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल प्रिंसेस वेयर ऑफन सेंट एज गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल वेयर प्रोबेबली फॉलोड। और इनको ये रूल फॉलो करना पड़ते थे जो ऑफिशियल इनको ऑर्डर करते थे। Maurya has tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी, नदियाँ, ये इनको कंट्रोल करते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहीं से होता था और इन्हीं लोगों से फिर टैक्स लिया जाता था, ताकि इधर का माल उधर, उधर का माल करे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये कंट्रोल ऑफिशियल के लोगों के बीच में ही कंट्रोल रहता था, यही लोग कंट्रोल करते थे और इनसे टैक्स लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र स्टेट दैट द नॉर्थ वेस्ट was important for blankets and South India for its gold and precious stone। और कुछ लोग कंबल, कहीं से कंबल आता था, कहीं से गोल्ड आता था, कहीं से प्रीशियस स्टोन आता था जो राजा को दिया जाता था। तो टैक्स तो काम में आता था क्योंकि उस समय धन दौलत की बहुत ज़रूरत होती थी। There were also forested regions. People living here were more or less independent, but they are expected to provide elephants, timber, honey, and wax
टू मौर्य ऑफिशियल्स। और बहुत सारे जो गांव में और इधर रहते थे इंडिपेंडेंट लोग भी रहते थे, तो वो राजा को जंगल में जो रहने वाले वो लकड़ी देते थे, हनी देते थे, टिम्बर देते थे, जानवर भी देते थे जिसमें एलिफेंट था, तो ये इनकी लड़ाई वगैरह में काम आते थे एलिफेंट्स। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वेर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ये ट्रिब्यूट छोटे छोटे जो वर्कर्स रहते थे इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता टैक्स, तो ये काम में आ जाता था। Tribute. Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected when it was possible to get from people who gave a variety of things more or less willingly। मतलब कलेक्ट करते थे टैक्स, छोटे छोटे टैक्स, तो राजा को तो ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी आर्मीज थी, सेनाएं थी, जानवर थे, तो उनको और चाहिए रहता, क्योंकि जितना बड़ा उनका एम्पायर रहेगा उतने ज़्यादा उनको आर्मीज की ज़रूरत रहती थी। तो वो लोगों से कलेक्ट कर करके टैक्सेस और फिर इनमें देते थे, सैलरी देना करना। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मैग्निस वाज एन एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। जो ये सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपना एक राजदूत भेजा था, मैं बना के जाके पूछ के आओ कि कैसा क्या चल रहा है और कैसा एम्पायर है क्या है। तो पहले ज़माने में राजदूत रहते थे, जो मैग्निस करते थे तो था, तो उसने ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। मैग्निस मीन्स राजदूत, जिसको राजदूत बोलते हैं, तो राजा के दूत जो रहते हैं। मैग्निस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, और ये जो था इसने बुक लिखी थी, तो उसमें पूरा इसके बारे में लिखाया जाता था। तो अबाउट ही सा मैग्निस उसमें लिखा, ही रोट दैट द एम्परर इज कैरिड इन ए गोल्डन प्लानिक, और उन्होंने एक सोने का रथ बनाया, पालकी जिसको बोलते हैं पालकी, मीन्स पैलिकिन मीन्स पालकी, जो पालकी बनाई। और उसके बाद ही गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उन्होंने गोल्ड और सिल्वर से एलिफेंट को डेकोरेट करते थे, पालकी बनाते थे राजा की, उसमें राजा को बैठा के पूरा सब जगह जैसे घुमाते ना वो, तो राजा के लिए पालकी सोने की बनाई जाती थी, एलिफेंट को डेकोरेट किया जाता था। द किंग इज अफ्रेड दैट समवन मे टू किल हिम, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय आर्म्ड गार्ड्स, और राजा जो था वो डरते थे कि हमको कहीं कोई मार ना दे, क्योंकि हमारा इतना बड़ा एम्पायर है और कोई हमें मार ना दे या कुछ भी हमारे ऊपर वो ना कर दे, हमला ना कर दे, तो वो क्या करते थे, ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय आर्म्ड गार्ड, मतलब वो सिपाही अपने चारों तरफ फोर्स रखते थे जो हथियारबंद रहते थे, आर्म मतलब हथियार। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टेस्ट द फूड बिफोर द ईट, और जब वो खाना खाते थे तो स्पेशल सर्वेंट रखते थे, पहले वो सर्वेंट लोग खाना खाते थे, टेस्ट करते थे कि इसमें कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं मिला हुआ, उसके बाद राजा को खिलाया जाता था। ही नेवर स्लीप्स इन द बिफोर बेडरूम फॉर 2 नाइट, और वो एक दिन में मतलब अपने बेडरूम में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई हमला ना कर दे, तो वो अलग अलग जगह पे अपनी प्लेस चेंज करते रहते थे, एक जगह नहीं सोते थे। Regarding the capital city, he wrote that Patliputra is large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. जो पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा लार्ज कैपिटल सिटी थी, ब्यूटीफुल सिटी थी, तो उसमें क्या था, 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। The house of 2-3 stories are made of wood and mud bricks. The king's palace is also of wood and decorated with stone carving. और जो बना हुआ था महल, तो उसमें 2-3 फ्लोर के लकड़ी और ब्रिक्स स्टोन से बने हुए मंजिलें रहती थी, जिसके ऊपर वो लोग रहते थे, राजा और लोग। और वहाँ पे पैलेस जो था, पैलेस के आसपास भी ऐसा ही बनाया जाता था ताकि राजा पर कोई हमला ना कर सके, तो उनके सैनिक चारों तरफ रहते थे। और ये कैसे बना था, द किंग्स पैलेस इज आल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग, उसको डेकोरेट किया जाता था राजा के महल को। अशोका यूनिक रूलर। अशोक, ये मैंने आपको बताया था नोट के ऊपर, जो ये सारनाथ में है, पिलर बना हुआ, एक स्टेचू बना हुआ है, तो ये 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, लेकिन पीछे एक और 4th वाला सिंह का मुंह है, तो ये नोट पे छपता है, जिसको अशोकास एम्बलम भी कहते हैं ये। तो द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वाज अशोका। तो मौर्य का कौन सा रूलर था, सबसे पावरफुल शासक कौन था, अशोका।
He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. और उन्होंने इंस्क्रिप्शन में खुदाई करके इसे लिखवाया। देखो ये खुदाई करके दिखा आपको, तो ये पूरा खुदाई करके इंस्क्रिप्शन दीवारों पे, पत्थरों पे, तांबे के इस पे, मतलब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। मोस्ट ऑफ देम वेयर इन प्राकृत एंड वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और ये प्राकृत स्क्रिप्ट है। ओके, तो इस स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा था दीवारों पे। अशोकास वार इन कलिंगा। अब अशोका ने पूरा उसके उनके बिंदुसारा जो थे उन्होंने क्या करा था, कलिंगा पे वो आक्रमण नहीं कर पाए थे, तो फिर उन्होंने अशोका को भेजा था। तो अशोका ने कलिंगा पे आक्रमण किया था। तो ये देखिए, कलिंगा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। अब कलिंगा को ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, और अशोका ने उस पर लड़ाई करी थी कलिंगा पे। He was so much horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा और ब्लड और ये सब देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इतने लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने फिर प्रॉमिस वो किया कि मैं अब कभी भी फाइट नहीं करूँगा। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. और उन्होंने ये सोचा कि मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि इतना खून खराबा हो रहा है, तो लोग तो मर रहे हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी मर रहे हैं, तो मतलब क्या फिर फाइट करने से। तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं अब कभी वार नहीं करूंगा। Ashoka's inscription describing the Kalinga war. Ashoka in one of the inscription wrote that 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. मतलब कितने लोग कैप्चर्ड हो गए, घायल हो गए, उनको बंदी बना दिया, कुछ को मर गए, कितने लाख लोग मर गए, कितनों को जेल में डाल दिया। तो एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वेर किल्ड, मतलब बहुत से 1 लाख के ऊपर लोग मर गए। उन्होंने जब ये कलिंगा वार देखा तो whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many are taken prisoner. और बहुत सारों को जेल में डाल दिया था, बहुत सारे मर गए थे। ब्राह्मण्स, monk and good people also die. और जो अच्छे अच्छे लोग थे, ब्राह्मण, भिक्षु, ये भी इस युद्ध में मारे गए। आर लॉस फॉर देयर लव्ड वंस, और नहीं मारे गए कुछ तो उनके जो सगे संबंधी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो मर गए, तब भी वो दुखी थे, इधर भी दुखी थे। This is why I am said and have decided to observe Dhamma and to teach there about it. और धम्मा मीन्स कहता है धर्म, तो उस समय धम्मा प्राकृत लैंग्वेज में उसको धम्मा बोलते हैं। तो धम्मा लैंग्वेज जो थी, उन्होंने धर्म का प्रचार करने की सोची कि मैं धर्म के रास्ते पे चलूंगा, जो गौतम बुद्ध ने राह दिखाई थी उसके रास्ते पे वो चलेंगे। I believe that winning people over through Dhamma means धर्म, is much better than conquering them through force. और वो बोले कि नहीं, आसानी से लोगों को धर्म का प्रचार करवाया जाए, न कि प्रेशराइज करके, फोर्स देके। इजीली धर्म का प्रचार कीजिए, न कि प्रेशर देके उनको धर्म के बारे में या उनको अपने धर्म में मिलाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। I am describing this message for the future so that my son and grandson after me should think about war. और उन्होंने बोला कि फ्यूचर में भी मेरे परिवार के कोई भी ऐसे युद्ध नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे। मेरा सन, ग्रैंडसन जो भी है, आगे पीढ़ी जो आएगी, उनको भी मैं धर्म का प्रचार बताऊंगा, धर्म के बारे में बताऊंगा, ताकि वो भी वार ना कर सके। Instead they should to try to think about how to spread dharma. और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको धर्म को फैलाता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ। What was Ashoka's Dhamma? Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He was also inspired by teaching of the Buddha. मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने बोला था कि पूजा पाठ करना इतना ज़रूरी नहीं है, जानवर की बलि देना नहीं ज़रूरी है, केवल आप धर्म का प्रचार करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हिंसा मत करो, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने यही धर्म का प्रचार करा। भगवान की पूजा करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यज्ञ हवन करना कोई ज़रूरी इतना नहीं, उन्होंने अपने धर्म के बारे प्रचार में बताया था, केवल आप अहिंसा का मार्ग अपनाइए। There were a number of problems that troubled him. People followed different reasons, and this time
led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill treated, there were quarrel all over. वो इतने दुखी थे क्योंकि उन्होंने जब देखा कि लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोग जो सर्वेंट लोग हैं उनको के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जानवरों का शिकार किया जा रहा है, यज्ञ में उसकी बलि दी जा रही है, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल, कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद हो रहा है, धर्म अलग अलग धर्म में लोग जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या वाद विवाद हो रहा था, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, और ट्रीटेड देयर वेयर क्वारल ऑल ओवर, मतलब पूरे लड़ाई झगड़े में उनको ये सब देख के बड़ा दुख होता था। अशोका फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अशोका ने सोचा कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं धर्म का प्रचार करके इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूं। So he appointed official known as Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about Dhamma। और फिर उन्होंने क्या करा, एक महामत्ता करके धर्म के प्रचारक को बुलाया, उन्होंने जगह जगह भेजा, उन लोगों को मैसेंजर्स को भेजा और अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर, और उन्होंने अपने मैसेज रॉक्स चट्टानों पे पिलर्स पे लिखे जिसके द्वारा लोग पढ़ सके और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, और उन्होंने अपने धर्म के प्रचारक को यहाँ सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका इधर सब जगह भेजा। He built roads, ducts, wells and built rest houses. He arranged for medical treatment for both humans and animal। और उन्होंने जगह जगह रोड्स बनवाए, कुएं बनवाए, लोगों को रुकने के लिए सराय बनवाए जिसको रेस्ट हाउस बोलते हैं, वो बनवाए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जानवरों और उनके लिए इनकी सबकी व्यवस्था करी। Next, Ashoka's message to his subject: people perform variety of ritual when they fall ill, when their children get married, when children are born as। अब उन्होंने बताया कि आप लोग शादी बच्चा होना उसमें पैसा वेस्ट करते हो तो ये बेकार चीज़ें हैं। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार में बताया तो ये पैसा आप दूसरी चीज़ों में लगाइए ताकि वो काम आ सके। दिस रिचुअल आर नॉट यूजफुल, उन्होंने बताया कि ये जो आप करते हैं कार्यक्रम वगैरह ये इतना ज़रूरी नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व द अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मच फ्रूटफुल, मतलब आपने अच्छे कामों में उनको वो पैसा लगाइए, गरीबों की मदद कीजिए, दूसरों का जो मदद जिसकी मदद हम कर सकते हैं उनकी आप मदद कीजिए। What are these practices? Being gentle with slaves and servant, respecting one's elders, और उन्होंने फिर ये बताया कि आप सर्वेंट और इनकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनको, और उसके बाद में ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विथ कंपैशन, गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मंक्स, ब्राह्मण और मंक जो भिक्षुक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको आप दान दीजिए, गिफ्ट दीजिए। It both wrong or place one's own religion and criticize another's religion, और किसी दूसरे धर्म की बुराई ना कीजिए, अपने धर्म का भी बुराई नहीं करना, दूसरे के धर्म की भी बुराई नहीं करना, ये उन्होंने बताया था। If one praise one's religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion। मतलब आप दूसरे के धर्म की बुराई करोगे तो वाद विवाद होगा, वो आपके धर्म के बारे में बुराई करेंगे, आप उनके, तो ये उन्होंने मना किया था कि आप किसी धर्म की भी बुराई नहीं करना है। Therefore one should try to understand the main ideas of another religion and respect, और दूसरे धर्म के रिलीजन का रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने धर्म का तो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन दूसरे धर्म का भी रिस्पेक्ट करिए, आदर कीजिए, ये उन्होंने अपने धर्म बताया। एल्सवेयर सेक्शन में अपन पढ़ेंगे चाइना वॉल। Around 2400 year ago, emperor in China began building the Great Wall। आपने देखा होगा चीन की दीवार बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने उस समय क्या हुआ कि दूसरे लोग आके उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा एक वॉल बनाया था जो कितना 2400 year ago। It was meant to protect the northern frontier of the empire from postal people। Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting। ताकि दूसरे लोग इधर आक्रमण ना कर सके तो उन्होंने बहुत बड़ी दीवार बनाई थी, इसमें फोटो होगा शायद। The wall is about 6400 kilometer long and it is made of stone and bricks with road along the top। और जो वॉल बनी थी उसके ऊपर उन्होंने रोड भी बनाया था, तो जिसके 400 किलोमीटर लॉन्ग थी। Several thousand people worked to build the wall। There were watch
ओवर ऑल अलाउंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर। और ये कितनी वॉल थी? 100 to 200 मीटर ये वॉल थी लंबी। अभी नेक्स्ट वन इज आपका होमवर्क है, तो ये होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट वन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आंसर आपको करना है। ये भी आपको करना है ना? ओके, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आपको करना है। और नेक्स्ट वन इज, तो मैंने आपको ये अशोका के बारे में बताया। तो अशोका बहुत पावरफुल शासक था जिसका एम्पायर बहुत फैला हुआ था मगध में और चारों तरफ। सो थैंक यू।